एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मैगजीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो लोग होते हैं जो कि शराब पी रहे होते हैं। और इसके बाद ये बूढ़ा पर्सन बोलता है कि मैंने काफी दिनों तक इंतजार किया कि मैं तेरे साथ शराब पी सकूं। और इस बूढ़े पर्सन का नाम रियोंगजा होता है। और जिसके बाद हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट है। ये बूढ़ा पर्सन बोलता है कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो हम दोनों काफी यंग थे। और जिसके बाद ये पर्सन सोचने लगता है कि अगर मैं सोचूं तो मैं जब इससे मिला था। और जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ये पर्सन इस बूढ़े पर्सन से मिलने आया होता है। उस समय हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट काफी स्मार्ट लग रहा होता है और हम इस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि एक अंकल की तरह लग रहे थे। और जिसके बाद हमें द ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है। और ये टेक्निक जीवी फैमिली का वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट होती है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इसे पूरा कर सकता था। लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, मुझे इस टेक्निक को छोड़ना पड़ा क्योंकि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए 5 मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और जिसे की गैदर करना इम्पॉसिबल है। और हम जवान रियोंगजा को देखते हैं जो कि हमारे प्रोटोगनिस्ट में बोलता है कि अगर तुम इन 5 मटेरियल्स को ला दोगे तो मैं तुम्हारे लिए इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा। और जो पहला मटेरियल वो है जो कि थंडर बेल है जो कि हेवनली विंड कर्ल से है, एक पवित्र आर्टिफैक्ट है। और दूसरा एक डिवाइन फर्नेस होता है जो कि डिवाइन ड्रैगन फैमिली से होता है और वो भी एक पवित्र आर्टिफैक्ट होता है। और तीसरा मटेरियल 10,000 साल कर्ब का कोर एसेंस होता है। और चौथा मटेरियल डिमोनिक सोल होता है जो कि डिमोनिक कर्ल से होता है। फिर हमें यहाँ पर 5वां मटेरियल्स के बारे में नहीं बताया जाता, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और जिसके बाद बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मुझे 5 मिलियन यांग मिल सकते थे और इसके अलावा मैं कुछ और पाने में कैपेबल नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो सब कुछ पाने में कैपेबल है। और जिसके बाद बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि लास्ट मटेरियल डिमोनिक सोल को ये बंदा डेमन कल्ट गया था, लेकिन उसके बाद ये काफी लंबे समय तक डिसअपीयर हो गया। और जिसके बाद ये बूढ़ा पर्सन हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट को बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम फिर में मारे गए हो। खैर मुझे इन सभी चीजों पे विश्वास करना काफी मुश्किल हो रही है, लेकिन आखिर तुम्हें ये मटेरियल्स कहाँ से मिली। और जिस पर कि मेन प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं इस सब चीज को छोड़ दूं क्योंकि इस ग्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए इन सभी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं सोचा कि मैं तुम्हें मार दूं। और जिसके बाद ये बूढ़ा पर्सन थोड़ा सा चुप हो जाता है। और जिसके बाद हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट जो कि इस बूढ़ी के बारे में सोच रहा होता है कि जब मैं इसे मिला था तो मैं काफी छोटा था और अब जब मैं इन्हें देखता हूँ तो अब ये एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुके हैं और इसका गिबारे पक चुका है और उसके आसपास की हवा भी काफी बदल गई है। और हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मैं ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए 5 एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए काफी लंबे समय तक निकला था। और जिसके बाद ये बूढ़ा पर्सन हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट से पूछता है कि मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपने पास्ट में क्यों जाना चाहते हो। इस बात से मेन प्रोटोगनिस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और अपने कप को टेबल पे काफी कस के रखता है और उससे बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ। और ये बातें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति खामोश हो जाता है। और जिस पर कि बूढ़ा व्यक्ति हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट से पूछता है कि क्या तुम्हें इस लाइफ में उससे बदला लेना असंभव है और वो भी तुम्हारे इस स्किल्स के साथ में, और क्या वो इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से तुम्हें पास्ट में जाना पड़ रहा है। और जिस पर कि हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि आखिर इस अर्थ पर ऐसा कौन है जिसे तुम इतना हेट करते हो। और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि काफी सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि वो पर्सन हवानूगी है। हवानूगी के नाम सुनने के बाद हम इस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जिसे कि काफी जो झटका लगता है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मुरिम को स्थापित करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप के 3 लीडर्स जो कि मारे गए। पहला जो कि मुरिम अलायंस के लीडर होते हैं और दूसरा ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लीडर होते हैं और चौथा हेवनली डीमन होते हैं। और इन तीनों को हवामुगी ने मार दिया और हवामुगी उस एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे। और जिसके बाद हम इस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि काफी डर जाता है और वो हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट से बोलता है कि अगर तुम पास्ट में चले भी जाओ तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे मार पाओगे। और हम अपने मेन प्रोटोगनिस्ट की तरफ देखते हैं जो कि अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं सिर्फ उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि हेवनली डीमन मेरे फादर थे। और इस बात से इस बूढ़े पर्सन को एक और झटका लगता है। और जिसके बाद में हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि मैं इसलिए रिवेंज नहीं लेना चाहता कि उसने मेरे फादर को मारा और मेरे ब्रदर्स को मारा और ये उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस पर कि बूढ़ा पर्सन बोलता है कि तो आखिर तुम रिवेंज किसके लिए लेना चाहते हो। और जिस पर कि हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि उसने अपने सामने आने वाले वो हर व्यक्ति को मार दिया, बच्चे बूढ़े, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन बच्चों को मार्शल आर्ट भी नहीं आती थी वो उन सभी को मार दिया, यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। और जिस पर कि बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि आखिर हवामुगी ऐसा क्यों करेगा, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता। हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो और मैं इस एज में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे पास्ट में जाना होगा। और मैं उससे मारने से पहले एक चीज पूछूंगा कि आखिर उस जैसे ताकतवर इंसान को यहाँ तक कि बच्चों तक को मारना क्यों पड़ा। और हमारे एमसी की बातें सुनकर ये बूढ़ा व्यक्ति खामोश रहता है। एमसी बोलता है कि अगर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक सफल रहेगी तो मैं पास्ट में चला जाऊंगा। और जिसके बाद ये बूढ़ा पर्सन हमारे एमसी से एक बात पूछता है और उसे बोलता है कि अगर तुम पास्ट में चले जाओ तो प्लीज तुम मुझ पर एक उपकार करना। एमसी पूछता है कि आखिर क्या है। और जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम पास्ट में जाने के बाद मुझे ढूंढना और तुम मुझे शादी करने से रोक लेना। और जिसके बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ का माहौल शांत हो जाता है। और जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और बूढ़ा
पर्सन बोलता है कि यह मजाक मत करो क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ को अकेला रहना चाहता हूँ। और जिस पर कि एमसी बोलता है कि तो ठीक है, मैं वो काम कर दूंगा। और जिसके बाद बूढ़ा पर्सन बोलता है कि तो चलो हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर हम अपने रिग्रेशन टेक्निक का उपयोग करने वाले हैं। हमारा एमसी उठने के बाद थोड़ा लड़खड़ाने लगता है और जिस पर कि बूढ़ा पर्सन उसे सहारा देता है। एमसी बोलता है कि इन सारे मटेरियल्स को ढूंढने के बदले मुझे थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ी और इसके बदले में मुझे एक आंख और एक हाथ को देनी पड़ी। और जिसके बाद हम उन चारों मटेरियल्स को देखते हैं और जिसके बाद ये सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो बूढ़ा पर्सन चारों मटेरियल्स को रिफाइन करने लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है। और जिसके बाद बूढ़ा पर्सन काफी सारे मंत्र बोलने लगता है और सारे मटेरियल्स ग्लो करने लगती है। और कुछ देर के बाद और काफी मुश्किल करने के बाद हम देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति के सामने लाइट आने लगती है और कुछ देर के बाद वो लाइट धीरे धीरे तेज होने लगती है और वहाँ पर एक पोर्टल बन जाती है। और जिसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति को हम देखते हैं कि काफी खुश हो जाता है और वो बूढ़ा पर्सन इतना खुश हो जाता है कि वो चिल्ला के बोलने लगता है कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। और हम देखते हैं कि उस बूढ़ा पर्सन के आंख में आंसू आने लगते हैं जो कि उसकी खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन बूढ़ा पर्सन देखता है कि हमारा एमसी जो कि कोई जवाब नहीं दे रहा होता है और वो वहीं पर हम देखते हैं कि बेहोश हो गया होता है। और इसे देखने के बाद हम बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि पोर्टल के अंदर जाने लगता है और वो हमारे एमसी को बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ करना और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पर मैं तुम्हारी काफी मदद करने वाला हूँ। तुम्हारे आने वाली आपदा को मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा और मैं तुम्हें काफी मदद करूंगा। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो बूढ़ा पर्सन वहीं पर रुक जाता है, उसे कुछ महसूस होता है और जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के एक्यूपंक्चर जो कि लोग कर दिए गए हैं और जिसके कारण उसकी बॉडी नहीं हिल पा रही होती है। और तभी उस बूढ़े पर्सन के पीछे से हमारा एमसी निकलता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और जिसके बाद एमसी उस बूढ़े पर्सन के आगे आने के बाद बोलता है कि और लोगों का पता नहीं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उसका सर पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देता है और जिसके बाद उसका कॉलर पकड़ लेता है। और जिसके बाद में हम उस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जिसकी आंख में काफी आंसू आने लगते हैं और वो हमारा एमसी को बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ में आ गया था। मुझे पता है कि तुम इन मटेरियल्स को पाने में अपना काफी कुछ खोए हो और शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस बूढ़े पर्सन को छोड़ देता है। और जिसके बाद एमसी बोलता है कि मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ और मुझे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैं उन मटेरियल्स को कैसे पा सकता हूँ और अगर तुम कोई और होते तो मैं उसे अभी मार देता। और हम देखते हैं कि एमसी काफी गुस्से में होता है और जिसके बाद एमसी उस बूढ़े पर्सन का पूरा नाम लेता है और वो बोलता है कि जी रोहिंग्या, मेरे लिए इतने दिनों तक इंतजार करने के लिए धन्यवाद। और हम इस बूढ़े पर्सन को देखकर जो कि अभी भी रो रहा होता है और वो हमारे एमसी को अभी भी सॉरी बोले जा रहा होता है। और तभी अचानक एमसी देखता है कि अर्थ की समय जो कि रुक चुकी है और वहाँ की सारी चीजें जो कि रुक गई है सिवाय उसकी। और तभी एक आवाज आती है जो कि बोलती है कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो। और जिसके बाद जैसे ही एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी बॉडी काफी ग्लो कर रही होती है वो सामने होता है। और जिसके बाद एमसी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और जिस पर ये पर्सन बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ। जो बातें सुनकर एमसी काफी हैरान हो जाता है। और जिसके बाद ये पर्सन बोलता है कि कोई भी इंसान हेवंस के लॉजिक को नहीं समझ सकता। और जिसके बाद वो एमसी से बोलते कि तो तुमको क्या लगा था कि तुम कुछ मटेरियल्स को गैदर करने के बाद तुम ट्रेवल कर सकते हो और ये सारे मटेरियल इस टेक्निक के ट्रू मटेरियल्स नहीं है, लेकिन तुमने अपने काफी एफर्ट्स के बाद इन सभी चीजों को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने उन सारे मटेरियल्स को ब्लास्ट कर दिया होता है जिसे कि हमारा एमसी इतना मेहनत करने के बाद किधर किया था। और वो पर्सन हमारे एमसी को बोलता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया और तुमने अपनी लाइफ को एक लक्ष्य के साथ जिया है और तुमने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और मुझे माफ करना जी रेयंग, तुम्हारा लास्ट टेस्ट था जो कि वास्तव में सभी चीजों से ये कठिन था, लेकिन तूने इसे भी काफी आसानी से पास कर लिया। और जिस पर एमसी बोलता है कि अगर मैंने परीक्षा पास कर ली तो मैं अपनी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, तो ठीक है मुझे पास्ट में भेज दो। और जिस पर वो पर्सन हमारे एमसी से पूछता है कि अगर तुम वहाँ पर क्या करोगे। और जिस पर एमसी बोलता है कि मैं उसे मार दूंगा जो मरने का लायक है और मैं उसे बचा लूंगा जो मरने का लायक नहीं है। जिस पर वो पर्सन बोलते तो क्या तुम अपने पास्ट में इसीलिए जाना चाहते हो। एमसी बोलता है कि मैं अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ, ये शायद मैं अपने पास्ट में इससे जाना चाहता था क्योंकि मुझे अपने लाइफ के तरीके पे पछतावा था। यह हवा मूवी के लिए मेरे मन में इतना गुस्सा। और जिस पर वो पर्सन हमारे एमसी से पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का पछतावा है। एमसी को हम काफी गुस्से में देखते हैं, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जब से मैं पैदा हुआ तब से कोई भी काम मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ है, वो सभी चीज पहले से निश्चित थे और इतनी सारी घटनाओं ने मुझे परेशान कर दिया था और इससे पहले कि मुझे इस चीज का एहसास होता मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई। और जिसके बाद ये पर्सन बोलता है कि मैं काफी क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर इस लाइफ को कैसे जियोगे और मैं तुम्हें पास्ट में भेजने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और हम देखते हैं कि उस पर्सन का बॉडी पूरा डिसॉल्व होने लगता है। उस पर्सन के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ की समय जो रुकी हुई थी वो नॉर्मल हो जाती है
और वो बूढ़ा पर्सन जो कि अभी भी हमारे एमसी से माफी मांग रहा होता है। और बूढ़ा आदमी हमारे एमसी से बोलता है कि मुझे पता है कि ये कहना बेकार है, लेकिन मेरा वादा भूलना मत, क्योंकि तुम्हें मुझे शादी करने से रोकना है। और जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कुछ नहीं बोलता और उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। और हमारा एमसी इस बूढ़े पर्सन के सामने उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जिसके बाद हमारे एमसी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक एरेना में पाता है जहाँ पर काफी सारे लोग जो कि उसे चेयर कर रहे होते हैं। और जिसके बाद एमसी अपने चारों तरफ देखता है तो काफी सारे लोग जो कि चिल्ला रहे होते हैं। और हमारा एमसी इस बात से काफी खुश होता है कि फाइनली वो वापस आ गया। लेकिन तभी एमसी को एक खतरनाक प्रेशर महसूस होता है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एमसी के फादर हेवनली डीमन किंग बैठे होते हैं। अपने फादर को जिंदा और इतना अच्छा देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो कि काफी इमोशनल हो जाता है। और एमसी जो कि खुश हो ही रहा होता है तभी उसे आवाज आती है कि उसे कोई बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, हम आपकी फाइट के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि बड़ी सी तलवार लेकर एरेना में खड़ा होता है बिल्कुल हमारे एमसी के सामने। और जिसके बाद हमारा एमसी सामने देखता है तो वो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि आज क्या है, आज न्यू डीमन स्क्रीमिश है। और जिसके बाद हमारा एमसी जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें, तभी मैं लाऊंगा। बाय बाय।